अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम खान है और मैं वेलकम करती हूँ आप सबको हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ में। हमारी ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने मुनफ़रिद हुनर, मेहनत और कहानियों के ज़रिए ना सिर्फ़ कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक मस्बत मिसाल बन रहे हैं, ख़ास तौर पर फ़िनलैंड में रहने वाले पाकिस्तानी। हमारा मकसद है कि हम ऐसे चेहरों को सामने लाएँ जिन्हें लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जिनके काम में बहुत सारी कामयाबियाँ और कहानियाँ छुपी हुई हैं। इस सीरीज का मकसद सिर्फ इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक रहनुमाई और हौसला पहुंचाना है जो फिनलैंड में रहकर अपनी जिंदगी या करियर की शुरुआत में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अक्सर लोगों के पास सलाहियत होती है, हुनर होता है, लेकिन फिनलैंड की जॉब मार्केट और लैंग्वेज बैरियर और कई दूसरे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनकी कामयाबी की राह में हायल हो जाते हैं। ये पॉडकास्ट उन सब लोगों के लिए एक मदद का ज़रिया है जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि कहाँ से शुरू करें। हमारी कोशिश है कि हम उन अफराद को सामने लाएं जिन्होंने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अपना सफ़र शुरू किया, मेहनत की और कामयाबी हासिल की, ताकि दूसरे लोग उनसे सीख सकें और अपने लिए भी कोई राह निकाल सकें। अगर आपके पास भी कोई ख़ास हुनर या कामयाबी है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हो सकता है अगला पॉडकास्ट आप ही के साथ हो। चलिए अब चलते हैं आज के स्पेशल गेस्ट की तरफ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ एक कामयाब कारोबारी सफर तय किया बल्कि अपनी जिंदगी के एक बड़े फैसले से एक नई राह भी हमवार की। कराची से फिनलैंड तक का सफर इख्तियार करने वाले हुमायूं शाह वन स्टॉप ग्रुप जैसी आईटी एंड ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेशन फर्म कायम की। उन्होंने फिनलैंड में कारोबारी चैलेंजेस का सामना किया और उन पर काबू पाया, और अब वो फिनलैंड के साथ-साथ एस्टोनिया में भी अपनी कारोबारी सलाहियत का लोहा मनवा रहे हैं। आज हम इनसे इनकी मुतासिरकुन कहानी सुनेंगे। तो चलें वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, हुमायूं शाह। जी हुमायूं साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आपका इंट्रो तो मैंने धुआंधार तरीके से अपने तरीके से दे दिया, लेकिन फिर भी आपकी जो स्ट्रगल्स, आपकी जो अचीवमेंट्स अब की हैं, वो हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। तो प्लीज कंटिन्यू करें। जी, बताइए। आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? आप यहाँ पे कब आए? किस तरह से आपने स्ट्रगल्स जो हैं वो उनको ओवरकम किया और अचीवमेंट्स की तरफ आए? देखिए मैं 2017 में जनवरी और मे बी प्रिसाइज़ली 5th ऑफ जनवरी 2017 के अंदर फ़िनलैंड आया था। अ, प्रायर टू दैट 2000 टिल 2016 तक और मेरा करियर अपना जो स्टार्ट किया दैट वाज़ बैक बैक इन 1999। तो 1999 से लेके 2016 तक आई वर्क्ड इन पाकिस्तान इन टोटैलिटी कहीं बाहर नहीं गया, किसी जगह जॉब नहीं करी इन पाकिस्तान एंड और मैंने बहुत ज़्यादा जॉब्स भी नहीं स्विच करी, सिर्फ़ 3-4 मैंने अपनी कंपनी स्विच करी, जो कि उस ज़माने में पाकिस्तान की बड़ी टॉप नॉच कंपनीज़ होती थी, ठीक है। अ, 2016 के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसके अंदर प्रोबब्ली 2 ऐसे इवेंट्स थे व्हिच रिलेट्स टू माय फैमिली और उस ज़माने में कराची स्पेशली एंड आई एम बोर्न एंड रेज़्ड इन कराची, सो टिपिकली एक कराचीआइट हूँ। कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, कुछ मेरी जो उस ज़माने में जो मेरी असाइनमेंट या जॉब थी वो कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लिंक थी और रहता मैं कराची में था लेकिन वन ऑफ द प्रोविंस व्हिच इज़ बलूचिस्तान मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आना-जाना था। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने जिसमें सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके ऊपर फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि कैन वी मूव आउट ऑफ पाकिस्तान? सो दैट वाज़ द क्वेश्चन जो कि उन्होंने कभी नहीं कहा। टू एन एक्सटेंट के अ, मुझे कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली अर्ली इन माय करियर जिसके अंदर मुझे दुबई शिफ्ट होने का चांस मिला, जिस ज़माने में बहुत लोग दुबई जाते थे पाकिस्तान से। कराची से इस्लामाबाद की कुछ ऐसी पोज़ीशंस मिली जो कि बड़ी अच्छी थी। लेकिन मेरी वाइफ़ ने कहा कि नहीं तुम चले जाओ, मैं तो इधर ही खुश हूँ एज़ फार एज़ कराची इज़ कंसर्न्ड। सो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मेरी वाइफ़ ने मुझसे कहा कि कैन वी मूव आउट ऑफ पाकिस्तान? सो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे ईज़ीएस्ट ऑप्शन था वो यूके था बिकॉज़ हमारे बहुत ज़्यादा कुछ इन-लॉज़ और रिश्तेदार जो हैं वो यूके में सेटल्ड हैं फॉर द लास्ट 20-30 इयर्स। सो दे हैव कंप्लीट सेटअप अवेलेबल। तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस थी।
So I started working on that. I went to UK, spent around 1.5 month, और वहाँ पे हमने एक लॉयर एंगेज किया जो which is a family lawyer for them. और उसने मेरा पूरा केस प्रिपेयर कर लिया एंड वी वर अबाउट टू सबमिट द फीस एंड जो उनका एक फाइनल प्रोसेस होता है. एंड ऑल ऑफ अ सडन वो जो लॉयर था उसने मुझसे कहा कि जी व्हाई इंग्लैंड, व्हाई नॉट फिनलैंड. तो मैंने उससे कहा कि व्हाई फिनलैंड, आई नेवर हर्ड ऑफ इट. मतलब यानी कि इट इट वाज अ जोक के हमने तो फिनलैंड सिर्फ वो नोकिया के फोन के पीछे लिखा हुआ देखा था, मेड इन फिनलैंड. अदर देन दैट आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू अबाउट फिनलैंड. क्या होता है, कैसा होता है, सर्दी कितनी है, गर्मी कितनी है, नो क्लू. So then we had a very long, almost 45 minutes discussion in a coffee shop in main London. जहाँ पे हमने ये डिसाइड करना था कि अब ये सबमिशन एप्लीकेशन की कैसे होगी. वो गोल्डन वीजा बेसिकली वहां पर एक जमाने में था, जो आपको 3 साल के लिए गोल्डन वीजा मिलता था और उसके बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी और वो फिर यूके की नेशनैलिटी होती थी. एंड द ओवरऑल प्लान, ओवरऑल प्लॉट वाज देयर. सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल हो गए थे, बॉक्स फाइल्स बन गई थी. और उस दिन की जो मीटिंग थी उसके अंदर हमने बैठ के ये डिसाइड करना था कि हाउ शुड वी डू इट. मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो फिर अपॉइंटमेंट लेना है, वाइफ और बच्चों को लेके जाना है एंड थिंग्स लाइक दैट. सो लास्ट जो ऑपरेशनल मैटर्स थे उनके ऊपर बात होनी थी, और उसके बाद फीस स्ट्रक्चर एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो उसने मुझसे वैसे ही कहा कि जी व्हाई नॉट, व्हाई इंग्लैंड, व्हाई नॉट फिनलैंड. तो मैंने कहा व्हाई फिनलैंड, व्हाई नॉट इंग्लैंड. तो देन ही गेव मी अ वेरी एक एक पॉलिटिकल सा उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया कि with overall geopolitical situation, uh, and the documents you have with your experience and money in your account and profile with you which you have, had you have a इंडियन पासपोर्ट, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट होता तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसके ऊपर मैं 95% सर्टेनिटी के साथ आपको जवाब दे सकता था कि यू विल गेट इट इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी. ठीक है. बट विद हैविंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड दीज डॉक्यूमेंट्स द पॉसिबिलिटी इज प्रॉब्ली 50%. ठीक है. अब वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, बट दैट्स हाउ इट इज. तो मैंने उससे कहा कि यार 50% के ऊपर विद दिस काइंड ऑफ मनी टू बी इन्वेस्टेड इन दिस ओवरऑल माइग्रेशन डज नॉट मेक सेंस टू मी. तो उसने कहा दैट्स व्हाई मैंने तुमसे कहा कि व्हाई व्हाई नॉट फिनलैंड. तो मैंने कहा अच्छा तो किधर है फिनलैंड. उसने कहा यार 2 ढाई घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, तो तुम्हारे पास तो शेंजन वीजा भी लगा हुआ है, तुम चले जाओ फिनलैंड और देख कर आ जाओ. तो मैंने कहा भाई मतलब मैं किधर जाऊं फिनलैंड में, इधर तो मुझे पता है कि मैंने हिथ्रो एयरपोर्ट से निकलना है तो 2 आदमी मेरे सामने इंतजार में खड़े हुए होते हैं, तो फिनलैंड कैसे जाऊं. तो देन ही सेड कि यार वो आई नो वन ऑफ द लॉयर इन फिनलैंड, जिससे मेरी काफी दोस्ती हो गई थी थ्रू अ प्रोफेशनल नेटवर्क, बिकॉज लॉयर्स हैं हम तो इमिग्रेशन लॉयर्स जो हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेज और फोरम्स अटेंड करते हैं. सो आई मेट हिम. ही इज अ फिनिश लॉयर, सो प्योर फिनिश नेशनल सॉर्ट ऑफ थिंग. और लेट मी इंट्रोड्यूस यू. सो वी डिस्कस दिस पार्ट, हम अग्री कर लेते हैं, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू. यू गो थ्रू दिस डिस्कशन और फिर डिसाइड कर लेंगे. अगर तुम्हें दिल किया तो फिर हम इंग्लैंड की तरफ मूव कर जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो तैयार ही हैं, और अदरवाइज तुम फिनलैंड का एक दफा ऑप्शन ट्राई करके देख लो. मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं. और उसने वहीं पर ही बैठे बैठे कॉल करके मेरी एक 1 आवर की एक मीटिंग अरेंज करवा दी स्काइप के अंदर. और मैंने वहीं लंदन में बैठे बैठे प्रॉब्ली 1 से 2 दिन के बाद वो स्काइप के ऊपर मैंने मीटिंग अटेंड करी. लॉयर वाज सॉर्ट ऑफ एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड. उसकी जो इनिशियल बॉडी लैंग्वेज थी और उससे बातचीत हुई उससे वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था कि वो मेरा केस सुनने के लिए भी तैयार हो या मेरा केस टेक अप करे. सो ही वाज रियली नॉट इंटरेस्टेड. और उस चीज से मुझे थोड़ा सा यू नो मैं ऑफेंड हुआ कि यार क्यों, मतलब मैं तो बहुत बड़ी तोप हूँ पाकिस्तान के अंदर, इतना अच्छा काम कर रहा हूँ और ये सब कुछ है, और मैं तो यूके में आके इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ. सो आई गॉट स्लाइटली ऑफेंडेड और मैंने उससे कहा कि यार इफ यू रियली डोंट वांट टू टेक माय केस देन लेट इट बी. और अगर इफ यू रियली, और इफ यू वांट टू टेक माय केस तो मेरी आप प्रोफाइल एक दफा देख लें. ठीक है ना. उसने कहा कि हाँ दैट साउंड्स अ गुड आइडिया. तो 1 घंटे की वो मीटिंग अरेंज हुई थी और उसमें हम 30 मिनट्स के अंदर हमने कंक्लूड कर लिया कि वो मेरी प्रोफाइल देखेगा. प्रोफाइल देखने के बाद फिर वो मुझे ईमेल करके बता देगा कि वेदर उसने मेरा केस लेना है या नहीं लेना, और अगर लेना है तो फिर क्या करना है. मैंने कहा ठीक है, बट
अब आपको भी एहसास हो गया होगा कि फिन्स का साथ एक जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे बुराइयाँ हैं, वहाँ पे अच्छाइयाँ भी हैं कि व्हेन दे से समथिंग दे विल डू इट। अगले 2 दिन के बाद उसकी मेरे पास ईमेल आई और एंड ही सेड दैट आई रियली अपोलोजाइज्ड बिकॉज़ आई वाज़ कॉट अप इन माय वर्क, और उस दिन मैंने वो अपने फ्रेंड के कहने के ऊपर वो मीटिंग जो है वो फौरी तौर पे स्केड्यूल कर ली थी। बट आई वाज़ नॉट इनटू द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, मेरे पास कुछ और काम भी मौजूद थे। सो आई रियली अपोलोजाइज्ड कि उस दिन हमारी जो डिस्कशन थी दैट स्टार्टेड ऑन द रॉन्ग फुट। वो गलत स्टार्ट लिया है हमने। आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल एंड आई वुड लाइक टू हैव अ 1 आवर डिस्कशन विद यू अगेन। ठीक है। और मैं उस वक़्त भी लंदन में ही था। और अगेन मैं कन्फ्यूज़ था कि मैंने इधर जाना है या उधर जाना है। तो ख़ैर, कट द स्टोरी शॉर्ट, नेक्स्ट टाइम हमारी दोबारा से 2 दिन के बाद मुलाकात हुई स्काइप के ऊपर। और उसने कहा कि जी मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देख ली है और मैंने ये भी कर लिया, वो भी व्हाट डू यू वांट टू डू? मैंने कहा यार मैंने फ़िनलैंड आना है, मैं इमिग्रेशन चाह रहा हूँ। सो उसने कहा क्यों चाह रहा हूँ? मैंने कहा जी सिक्योरिटी, सेफ्टी, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, वो जो स्टैंडर्ड जार्गन्स होते हैं। मैंने कहा जी इस वजह से। उसने कहा कि ठीक है। सो दिस वाज़ इन सितंबर ऑफ 2016 और अक्टूबर ऑफ 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ही सेड कि ठीक है तुम ऐसा करो कि समर्स ऑफ 2017 के अंदर डू यू हैव अ वीज़ा? मैंने कहा हाँ मेरे पास वीज़ा अवेलेबल है व्हिच विल बी एक्सपायरिंग इन अक्टूबर ऑफ 2017। तो उसने कहा व्हाई डोंट यू कम इन समर्स ऑफ 17? तो मैंने कहा समर्स में तो अभी 8-9 महीने पड़े हुए हैं, तो अभी मतलब अभी क्यों नहीं? उसने कहा नहीं अभी से लेके और दिसंबर तक तो मैं बहुत बिज़ी हूँ और जनवरी 6 को हमारे ऑफिसेज़ खुलेंगे और जनवरी इज़ द वर्स्ट पीरियड टू कम टू फिनलैंड। आई नेवर रिकमेंड एनीबॉडी इन जनवरी। तो मैंने कहा कि यार इट इज़ बेटर बिकॉज़ मैं यूरोप 1 दफ़ा 2 दफ़ा और भी आ चुका हूँ। समर्स अच्छा तो यूरोप हुमायूं की। साहब, मैं यहाँ जी। पर आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। ऐसा क्यों जनवरी में उन्होंने क्यों कहा दी वर्स्ट मंथ? क्या एक्सट्रीम विंटर अब की वजह वो से? मैं एग्ज़ैक्टली विंटर की ओके। वजह से वो मैंने वो बताना था आपको। सो मैंने कहा कि नॉट इन समर्स बिकॉज़ समर्स तो हर एक को अच्छी लगती हैं। यूरोप जो है ना वो समर्स में एक ही तरह का होता है, ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू कम इन द वर्स्ट टाइम, जो आप हम्म। खुद से अपने मुँह से कह रहे हैं कि जी ये वर्स्ट पीरियड होता है। तो लेट मी सी, हो सकता है कि वो वर्स्ट पीरियड मैं देखूँ और उसके बाद मैं डिसाइड करूँ कि नहीं मैंने करना ही नहीं है। हम्म। ऐसा ना हो ना कि अच्छी चीज़ देख के मैं आ जाऊँ और उसके बाद सर्दियाँ जब आएँ तो मैं कहूँ कि ओह शिट! किधर फँस गए हम आके। बिल्कुल। तो उसने कहा कि ठीक है दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। तो ऐसा करते हैं कि फिर 6 को हमारा वो 5th या 6th को जो हॉलिडे होता है उसके बाद तो कोई वीकेंड आ रहा था। उसने कहा कि इस दिन से हमारा ऑफ़िस खुलेगा। सो यू विल कम हियर ऑन दिस टाइम और फिर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सो दैट वाज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बेस्ड ऑन दैट आई वेंट बैक टू पाकिस्तान, एक्सप्लेन माय वाइफ एंड किड्स के ये भी एक बीच में इश्यू आ गया है। सो मैं जा रहा हूँ फ़िनलैंड। और 5th जनवरी को दैट वाज़ द डे व्हेन आई अराइव्ड इन फ़िनलैंड एंड द डे आई अराइव्ड इन फ़िनलैंड आई रियलाइज़्ड व्हाई इट इज़ कॉल्ड द वर्स्ट पीरियड बिकॉज़ सुबह साढ़े 9 बजे सूरज निकलता है और 3 सवा 3 बजे सूरज गायब हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द डे इज़ इन डार्क। अ अ, जिस दिन मैं पहुँचा था 5th जनवरी को, उस दिन मैंने वो न्यूज़पेपर में गूगल ट्रांसलेट के थ्रू देखा तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे कोई लास्ट 20 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है 5th जनवरी को, बर्फ का भी और टेम्परेचर का भी। सो दैट वाज़ -24 डिग्री। ठीक है। अच्छा मैं अपने साथ पाकिस्तान से काफ़ी सारी तैयारी करके लेकर आया था बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका था प्रोफ़ेशनल उस साइट के ऊपर। तो आई हैव बीन टू यूरोप, चाइना, इंग्लैंड, काफ़ी सारी जगहों पे मैं ट्रैवल कर चुका था। तो मैं अपने हिसाब से बहुत सारी तैयारी कर कर आया था। बट दिस वाज़ टोटली न्यू। दिस वाज़ टोटली न्यू। आई वाज़ कंप्लीटली ऑफ गार्ड। अ, यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि अच्छा वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं की सर्दियों के लिए ठीक हैं, ये डिफरेंट टाइप है। और नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग प्लान थी। मैं एक होटल के अंदर यहाँ पे मैंने बुकिंग करवाई हुई थी फॉर 15 डेज़। अ, नेक्स्ट डे जब मैं सुबह को उठा तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो शदीद किस्म की स्नोफॉल थी। कुछ नहीं नज़र आ रहा था, शदीद किस्म की स्नोफॉल थी। सो हमारा मीटिंग का टाइम था 10:30 इन द मॉर्निंग और ये बात है सुबह को 9 बजे की। यो नुन यूजुअली वो ब्रेकफ़ास्ट होटल की तरफ से था, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए गया, तो बाहर विंडोज़ में देखा तो बेतहाशा बर्फ़ पड़ रही थी। एंड बीइंग अ कराचीइट,
अगर 2 घंटे बारिश होती है, सो ये जो भी पॉडकास्ट सुनेंगे वो दे कंप्लीटली एग्री और अंडरस्टैंड कि कराची के अंदर अगर 1-2 घंटे बारिश हो जाती है, तो आप मेंटली इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कल छुट्टी है, ठीक है। दुकानें बंद होंगी, ऑफिस जाना मुश्किल होगा, स्कूल की छुट्टी अनाउंस हो जाएगी। अगर अभी नहीं हुई है तो शाम तक हो जाएगी। और अगर ये ऐसे टाइम पर हो जिस टाइम पे आप ऑफिस पहुंच चुके हैं, तो आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब 5 बजे ऑफिस की छुट्टी होनी है, तो मैंने ऑफिस से निकलना 9 बजे। क्योंकि अगर मैं 5 बजे निकलूंगा तो भी घर 10 बजे पहुंचूंगा, और 9 बजे निकलूंगा तो भी घर 10 बजे पहुंचूंगा। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं सड़क पे खड़ा रहूं और अपनी गाड़ी बंद हो जाए या बाइक बंद हो जाए या कोई और जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मुझे ना मिले, सो बेहतर ये कि मैं सुकून से ऑफिस में बैठा रहूं और फिर मैं एक ही हुँ। दफा 9 बजे निकलूं। तो टिपिकल कराचीआइट मेंटालिटी, मैंने ये सोचा कि ये इतनी बर्फ पड़ रही है, सो मुश्किल है। तो मैंने उसको वैसे ही 9:30 बजे मैसेज किया कि आर वी मीटिंग एट 10:30 बिकॉज इट्स टू मच स्नो आउटसाइड। तो उसके मेरे पास जवाब आया, पहले तो वो 2 स्माइली फेस बने हुए थे। उसने कहा कि कैन यू शेयर योर होटल नेम एंड लोकेशन। मैंने वहीं बैठे-बैठे उसको भेज दिया। थोड़ी देर बाद उसका जवाब आया कि व्हेन यू गो आउट ऑफ योर होटल, you take right and then you take left, you will see the traffic lights, and after that you will see this parking stand, and I'm sending you this address. Show this to the taxi driver, just jump into the cab, show it to them, and they will bring you here, and forget about this storm. I said okay, fine. खैर जी, मैंने फ़ॉलो किया, एंड कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं टैक्सी स्टैंड तक पहुँचा, वहाँ पे जाके उसको कैब वाले को एड्रेस दिखाया, बैठ गया। इनफैक्ट पहले बैठा, फिर एड्रेस दिखाया। उसने जाके मुझे उसके ऑफ़िस के डोर स्टेप पे, दिस वाज़ इन एस्पो, एस्पो के अंदर एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग है, टेक्नोपोली के नाम से। तो वहाँ पे ऑफ़िस था, और उसने मुझे टैक्सी वाले ने, अब व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द ऑफ़िस, ये जो जो माइंड चेंज होने की कुछ वजूहात होती हैं ना, जो इनिशियल एक इम्पैक्ट आता है। सो द डे आई लैंडेड, यस्टरडे इवनिंग मैंने लैंड किया, देखा अंधेरा ही अंधेरा, बर्फ ही बर्फ, -24 डिग्री, एंड आई वाज़ अ बिट शेकी कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन -22-24 डिग्री, बर्फ बेनताशा हो रही है। मैं बाहर निकला हूँ, लोग वॉक कर रहे हैं, पेट्स के साथ अपने, डॉग एंड वो डॉग वॉकिंग जिसको आप कह रहे हैं, पेट्स कह रहे हैं। टैक्सीज़ चल रही हैं, व्हाइल गोइंग फ्रॉम दिस होटल टू द ऑफिस इन एस्पो। मैं हेलसिंकी में रुका हुआ था, एस्पो जा रहा था, तो तकरीबन 25 मिनट्स की ड्राइव थी। लोग वॉक भी कर रहे हैं, बीच में नज़र आ रहा है, मेट्रो भी चलती है, ट्रेन भी नज़र आई, बस भी नज़र आई, गाड़ियाँ भी नज़र आईं। लोग जॉगिंग करते हुए भी नज़र आए। और सब कुछ चल रहा है, जिसको उर्दू में कहते हैं कि निज़ाम-ए-ज़िंदगी जो है वो चल रही है। तो वहाँ से जो है ना, मैंने कहा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब एज़ कम्पेयर टू वो जो थॉट थी कि सब बंद होगा, ये तो सब खुला हुआ है। And then from there onwards discussion started, and I started liking फ़िनलैंड के, यार अच्छा सब कुछ चल रहा है तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके हम 3-4 दिन तक रोज़ाना मिलते रहे। देन आई स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम माय होटल टू हिज़ ऑफिस विया बस और मेट्रो भी इस्तेमाल कर ली। सो सारे ट्रांसपोर्ट के कनेक्शंस इस्तेमाल कर लिए। एंड जो पहला इंप्रेशन था फिन्स का वो यही था कि बड़े रिज़र्व हैं, जो कि ये स्टैंडर्ड इंप्रेशन होता है। ये बड़े रिज़र्व हैं, बात कम करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अ, मेरा टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। वो इनिशियल इंप्रेशन वही होता है। फिन्स आर रिज़र्व्ड, लेस टॉकेटिव एज़ कंपेयर्ड टू अस। लेकिन एक दफ़ा अगर आपकी दोस्ती हो जाए, एक दफ़ा आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाए, एक दफ़ा दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, दे सी यू अ जेन्युइन पर्सन, फिर देन देयर इज़ नो लिमिट टू इट। और उसके बाद फिर दे डोंट यूजुअली बैक ऑफ अनटिल अनलेस कि आप कोई ऐसा काम कर दें उनको पुट ऑफ करने के लिए, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे पास बड़ा एक्सपीरियंस है इसका, बीइंग अ पाकिस्तानी। हम बहुत अच्छे तरीके से ऐसी चीज़ें कर देते हैं लोगों को पुट ऑफ करने के लिए, बट अदरवाइज़ दे यूजुअली डोंट पुट ऑफ। हुँ, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, इफ हुँ, दे डू। हुँ, अगर वो उस लेवल पर आ जाते हैं तो ठीक है। और अ, यहाँ से फिर हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया, और मैंने अपनी कंपनी और रजिस्टर करवाई, और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मुझे लगे, फ्रॉम जनवरी 5th जनवरी टू 5th मार्च, जिसके अंदर मैंने वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करी, एक कंसल्टेंसी कंपनी अपनी यहाँ पे रजिस्टर करवाई। उस ज़माने के अंदर जो इमिग्रेशन के क्राइटेरिया थे और जो प्रोसेस था वो काफ़ी डिफरेंट था, एंड
इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि 31 दिसंबर 2016 तक ये जो रेज़िडेंट परमिट के केसेस थे वो पुलिस हैंडल करती थी। जी। आई डिडन्ट न्यू दैट, मुझे नहीं पता था। मैं जब आया हूँ तो मुझे मेरे आने के बाद मुझे पता चला कि 2000 दिसंबर 2016 तक पुलिस हैंडल करती थी। 1 जनवरी 2017 को उन्होंने सारा का सारा केस जो है वो ये मिगरी उस ज़माने में या मामूत वरासत जो हम कहते हैं मिगरी की टेबल पे लाके रख दिया। सो दिस वाज़ एक्सप्लेन्ड बाय माय लॉयर कि यू केम एट अ रॉन्ग टाइम बिकॉज़ मिगरी ने ये सारा का सारा जो पुराना फाइल्स हैं वो सॉरी पुलिस ने मिगरी के टेबल पे लाके रख दिए हैं और आज सुबह के न्यूज़पेपर में पता चला है कि जो पेंडिंग केसेस हैं दैट वाज़ 9800 समथिंग। मुझे एग्ज़ैक्ट फिगर याद नहीं है बट 9800 समथिंग जो थे वो उस वक़्त पेंडिंग केसेस थे रेज़िडेंट परमिट के। मैंने कहा यार ठीक है, अब आ गए तो आ गए, देखते हैं जो होगा। सो ख़ैर फास्ट फॉरवर्ड जनवरी टू मार्च एक कंपनी हमने खरीदी थ्रू द लॉयर और उसका नाम चेंज किया, बाकी सारे उसके पेपर्स वेपर्स चेंज किए और 5th मार्च को मैंने अपना रेज़िडेंट परमिट अप्लाई किया इन फ़िनलैंड। दैट वाज़ एंटरप्रेन्योर रेज़िडेंट परमिट उस ज़माने में ज़रा लिमिटेड कैटेगरीज़ थी बैक इन 2017 अ, तो उसने कहा कि यार दिस विल टेक अराउंड 8 मंथ्स तो 8 महीने तक तो तुम भूल जाओ। अब मेरा जो शेंजन वीज़ा था या जो बिज़नेस वीज़ा था जो कि पहले से लगा हुआ था, वो एक्सपायर होना था अक्टूबर के अंदर। तो मेरे लॉयर ने मुझे कहा कि यार रेज़िडेंट परमिट अप्लाई हो गया है, नाउ यू कैन लिव हियर, स्टे हियर एज़ लॉन्ग एज़ यू वांट और तुम अपना ऑफ़िस और अपना यानी कि पूरा प्रोसेस शुरू कर दो। अज़्यूम कर लो कि तुम्हें रेज़िडेंट परमिट मिल गया है, ठीक है? और उसकी बेसिस पे तुम अपने सारे काम जैसे तुमने करने थे वैसे तुम करना शुरू कर दो। अ, और जस्ट बिफोर अक्टूबर, जून, जुलाई, सितंबर, अगस्त जहाँ पे भी तुम्हारा दिल करे, तुम ऐसा करना कि एक दफ़ा पाकिस्तान जाके अपनी फैमिली से मिल के वापस आ जाओ। बिकॉज़ अक्टूबर के बाद देन तुम जा तो सकते हो बट वापस नहीं आ सकते। और अदरवाइज़ तुम यहाँ पे रहते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने अपना ऑफ़िस ले लिया एक छोटा-सा ऑफ़िस मैंने टेक्नोपोलिस जो एक्सपो के अंदर एक बिल्डिंग है, उसी के अंदर ही मैंने अपना ऑफ़िस रजिस्टर करवा लिया और मैंने एक प्रॉपर अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ पर आने से पहले मैंने पाकिस्तान के अंदर एचआर और आईटी की कंसल्टेंसी के ऊपर काम शुरू कर दिया था सिंस 2014। सो बिटवीन 2014 टू 2016 आई वाज़ ऑलरेडी वर्किंग एज़ अ कंसल्टेंट। और मेरे कुछ क्लाइंट्स मौजूद थे, मेरे पास कुछ काम अवेलेबल था। सो मैंने सिंपली ये किया कि वो सारा का सारा काम इंस्टेड ऑफ दैट कंपनी मैंने उसको अपनी इस कंपनी के साथ करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफ़र करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीके बना लिए, कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जो कि पाकिस्तान से बाहर उनके ऑफ़िसेज़ थे, तो इनवॉइसिंग वहाँ से करना शुरू कर दी। सो बिफोर आई गॉट माय रेज़िडेंट परमिट आई वाज़ मोर और लेस वर्किंग एज़ एन एंटरप्रेन्योर बट विदाउट द राइट्स बस काम चल रहा था। कुछ अल्लाह की मेहरबानी थी या कुछ डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी थी, आई डोंट नो बट आई गॉट माय रेज़िडेंट परमिट इन अ रिकॉर्ड 4 मंथ्स एट दैट पॉइंट ठीक है। वाह! जिस वक़्त लॉयर भी यही कहता था कि जी ये एनीवेयर बिटवीन 6 टू 8 मंथ्स और मे बी मोर बिकॉज़ इतना ज़्यादा बैकलॉग है। मैंने 5th मार्च को बायोमेट्रिक्स करवाए थे अपने मिग्री के उस वक़्त पॉइंट के ऊपर जाके और 5th जुलाई को आई गॉट माय रेज़िडेंट परमिट फॉर फर्स्ट ईयर एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स देन उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जुलाई में रेज़िडेंट परमिट मिला, अगस्त के अंदर आई ब्रॉट माय फैमिली हुँ, और उनका रेज़िडेंट परमिट अप्लाई किया बिकॉज़ उनके पास भी शेंजन वीज़ा पहले से लगा हुआ था। तो मैंने उनको वो लॉयर ने कहा कि यार देखो इट इज़ योर चॉइस ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है। आप उनको पाकिस्तान में बैठे-बैठे रेज़िडेंट परमिट अप्लाई करवा दें एंड आप वेट करते रहें वहाँ पे 6, 7, 8 महीने। और इफ यू हैव द अपॉर्च्युनिटी बिकॉज़ उस वक़्त ये वाला लॉ नहीं था कि आप यहाँ पे बैठ के बायोमेट्रिक्स नहीं करवा सकते। ये तो अभी लास्ट प्रोबब्ली 6-8 मंथ्स इन्होंने ये चेंज कर दिया है, ठीक है। उस ज़माने में ये था कि आप इधर से आके भी बायोमेट्रिक्स करवा सकते हैं। तो उसने कहा कि इट इज़ अप टू यू आप उधर से बैठ के करवा लोगे, वो वहाँ पे वेट करते रहेंगे, जब उनके पास रेज़िडेंट परमिट होगा तो वो आ जाएँगे। और अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है, सो ये एक सॉर्ट ऑफ अ लूप होल है इस सिस्टम के अंदर। बीइंग अ लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उनको इधर लेकर आ जाएँ और हुँ, लाके यहाँ पे रेज़िडेंट परमिट अप्लाई करवा दें हुँ, और उसके बाद उनकी स्कूलिंग और बाकी सारी चीज़ें शुरू हो जाएँगी। यू यू डोंट नीड टू वरी। सो जी। आई फॉलोड हिज इनवॉइस और एडवाइस और मैं अगस्त में अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आया बैक इन 2017 हुँ, हुँ, उनके रेज़िडेंट परमिट अप्लाई किए, उनकी स्कूलिंग शुरू हो गई एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स पहले हम हेलसिंकी में रहते थे, फिर
18 के अंदर हमने अपना घर अपार्टमेंट शिफ्ट किया, वांता शिफ्ट हो गए। अ, बस उसके बाद फिर चलता चला गया, एक लाइफ साइकिल शुरू हो गई, फैमिली लाइफ शुरू हो गई एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये तो अच्छा, है बैकग्राउंड इसका। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा डिटेल बैकग्राउंड दिया। एक्चुअली हमारे जो 1-2 क्वेश्चन थे अगले वो सब इसी में कवर हो गए। अच्छा हुमायूँ साहब, लास्ट टाइम भी मेरी जब लास्ट वीक आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम फ़िनलैंड में सर्च करें टॉप 10 सक्सेसफुल पाकिस्तानीज़ इन फ़िनलैंड तो उसमें एक नाम आपका भी आता है। क्या आपको इस बात का पता था पहले? या मुझे मैं वो ऑनेस्टली हूँ नहीं पता। जिसने आपको मुझे बताया? सीरियसली मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था और मैंने आपको भी उस वक़्त भी यही सरप्राइज़ दिया था। मैंने कभी भी किसी एसओई पे या मार्केटिंग टूल पे या कोई कैम्पेन पे कभी कोई पैसे नहीं खर्च किए, टू बी ऑनेस्ट। मेरा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिटेड सा काम है, एक एक बहुत ही स्पेसिफिक डोमेन के अंदर रहते हुए। फ़िनलैंड की मार्केट इज़ वेरी सैचुरेटेड। हुँ, फ़िनलैंड की मार्केट के अंदर काम ढूँढना बड़ा मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज, ठीक है? सो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप फ़िनलैंड की मार्केट में निकलेंगे। जब आप निकलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि काम मिलना है या नहीं मिलना। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती सो अ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये नामुमकिन है, लोगों को मिलता है, मुझे भी मिला है काम यहाँ पर, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो मैंने फ़िनलैंड की मार्केट के अंदर एंटर मैं बड़ी देर मैं फ़िनलैंड तो पहुँच गया लेकिन फ़िनलैंड की मार्केट में मैं एंटर बहुत लेट हुआ। जब मैं यहाँ पर आया मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम अवेलेबल था, अ, पाकिस्तान के अंदर भी और दुबई के अंदर भी। सो मैंने अपना वही काम कंटिन्यू रखा ताकि मेरा जो एक तरह से रेवेन्यू साइकिल है एक कंपनी का या एक इंडिविजुअल का, एक फैमिली का, वो रेवेन्यू साइकिल डिस्टर्ब ना हो। अब उसके कुछ फ़ायदे भी हुए मुझे और उसके कुछ नुकसान भी हुए। वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसी सवाल के अंदर ज़रूरी है तो। उसके फ़ायदे ये हुए कि मुझे आते-साथ ही स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, ठीक है? काम मेरे पास था, उसकी वजह से मेरे कैश फ्लोज़ और रेवेन्यू सारी चीज़ें मैनेजेबल थी। तो 1 साल बड़ा अच्छा गुज़र गया। हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, हमें बड़े आराम से 4 इयर्स की एक्सटेंशन मिल गई। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इमिग्रेशन की तरफ से भी, फाइनेंशियली भी और हमारी फैमिली लाइफ़ सेटल रही, ठीक है? सो ये तो उसका मुझे एडवांटेज मिला। जो डिसएडवांटेज मिला उसका मुझे वो ये मिला कि क्योंकि एक मैं कम्फर्ट ज़ोन में था अपनी, तो मैंने लैंग्वेज के ऊपर फ़ोकस ही नहीं किया। मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी। मेरी फैमिली को पहले पीआर मिली, मुझे बाद में मिली। बिकॉज़ मेरे जो नंबर ऑफ डेज़ थे वो कवर नहीं हो रहे थे या पूरे नहीं हो रहे थे जिसको आप कह लें। तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी। मैं ब यानी कि मेरा फ़िनलैंड और स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त ऑफ 2017 टिल मैंने जो अपनी पीआर अप्लाई करी थी, दैट वाज़ प्रोबब्ली मार्च ऑफ 21 और समव्हेयर 22। तो वो जो उन्होंने मुझे मिग्री वालों ने एक सप्लीमेंट की रिक्वेस्ट भेजी, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं उम, अप्रॉक्सिमेटली 6 मंथ्स में फ़िनलैंड में रहता था और 6 मंथ्स में फ़िनलैंड के बाहर मैंने गुज़ारे। पूरे 2018 में भी, 19 में भी, 20 में भी और 21 में भी। और 20 में सॉरी 21 के अंदर वो जो कोविड का लॉकडाउन था, उसके अंदर आई वाज़ इन पाकिस्तान जब लॉकडाउन हुआ, जब वो फ्लाइट्स वगैरह सारी बंद हो गई थी। दैट वाज़ प्रोबब्ली 20 नॉट 21। तो उसकी वजह से वो नंबर ऑफ डेज़ और भी थोड़े से मेरे ज़्यादा हुँ। आउट ऑफ फिनलैंड रहे, जिसकी वजह से हम सब ने एक साथ अप्लाई किया था। माय फैमिली गॉट द पीआर्स। मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको 1 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं और वो जो नंबर ऑफ डेज़ जब पूरे हो जाएँगे तो उसके बाद हम आपका केस रिव्यू करेंगे। फाइनली वो मिल गया मुझे फौरन ही जब वो 1 साल के बाद मैंने अप्लाई किया तो मुझे विदिन अ मंथ और 2 मेरे पास वो उनका जवाब आ गया और मुझे वो पीआर भी मिल गई। लेकिन मेरी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा थी। सो उसकी वजह से जो जो उसके एडवांटेजेस थे वो तो मुझे मिले लेकिन डिसएडवांटेज ये मिला कि मैं जो फिनिश फ़िनलैंड की जो मार्केट है, उससे मैं बिल्कुल ही आउट रहा। लैंग्वेज मैंने बिल्कुल नहीं सीखी और अब उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। जब मैं पिछले 2 साल से मैं परमानेंटली फ़िनलैंड के अंदर हूँ, लेकिन क्योंकि लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मैंने सीखने की कोशिश भी नहीं करी। तो उसकी वजह से जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप मार्केट एक्सेस नहीं करते, जब आपको मार्केट एक्सेस नहीं करते तो फिर आप कुछ कह ही नहीं सकते कि जी मार्केट अच्छी है, बुरी है, कम है, ज़्यादा है। अब मैंने पिछले 1 डेढ़ साल से काफ़ी ज़्यादा फ़िनलैंड के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करी। कुछ जगहों के ऊपर मुझे उसका बड़ा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी मिला। मैं सक्सेसफुल भी रहा। बट बाय एंड लार्ज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी, वेरी डिफिकल्ट। विदाउट लैंग्वेज इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। विद लैंग्वेज इट इज़ डिफिकल्ट बट विदाउट लैंग्वेज इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो ये फ़र्क है बिटवीन बिटवीन द 2। अच्छा, हमारे व्यूअर्स शायद ये जानना चाहें कि अभी आपका करंट स्टेटस क्या है फ़िनलैंड में? अब आप पीआर होल्डर हैं, आप सिटीज़नशिप होल्डर हैं, आपकी क्या अचीवमेंट रही इस हवाले से?
इस हवाले से मेरी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज़ मैं अभी भी पीआर होल्डर हूँ। ओके। रिसेंटली मैंने लैंग्वेज क्लासेस जॉइन करी हैं बिकॉज़ वो लोग कह देते हैं कि ये तो घर पे बैठ के हो जाएगा, किताब पढ़ने से हो जाएगा। आई डोंट नो, हो सकता है कोई जीनियस लोग हों जो ये कर लेते हों। प्रोबब्ली आई एम नॉट वन ऑफ दोज़, सो मैंने अब प्रॉपर लैंग्वेज की क्लासेस लेना शुरू करी हैं और टारगेट ये है कि नवंबर के अंदर मैंने ऊकी टेस्ट के ऊपर फ़ोकस किया है एंड नॉट इन फिनिश बट इन स्वीडिश, ठीक है। और स्वीडिश लैंग्वेज सीखने के अगेन मल्टीपल रीज़न्स हैं। वन, इट साउंड्स फ़ैमिलियर, कुछ कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो कि आपको कुछ फ़ैमिलियर लगते हैं। इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। और दूसरा ये कि आईटी के अंदर और मेरा कुछ एनर्जी से एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ काम है, जहाँ पे मुझे डेनमार्क में काफ़ी मेरी कम्युनिकेशन होती है। सो स्वीडिश सीखने से एक सेकेंडरी बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको स्वीडिश आती है तो आप टू एन एक्सटेंट डेनिश और नॉर्वेजियन जो है वो आपको समझ आ जाती है। आई वुड नॉट से 100% बट एटलीस्ट 60-70% आपको समझ आ जाती है या आप बोल सकते हैं उनको और वो आपकी बात समझ लेते हैं टू एन एक्सटेंट। जो कि मैंने ट्राई भी करके देखा और वाक़ई में वो सही बात है। तो इस वजह से मैंने अपनी प्रोफ़ेशनल कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए मैंने स्वीडिश ऑप्ट किया, नॉट फिनिश, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि एक दफ़ा ऊगी टेस्ट क्लियर हो तो मैं वो सिटिज़नशिप का ख़त्म करूँ बिकॉज़ बाकी सारी चेकलिस्ट कंप्लीट है, नंबर ऑफ इयर्स, पैसा, ये वो हर चीज़ अवेलेबल है। हुँ, मेरे बेटे को ऑलरेडी पासपोर्ट मिल चुका है, वो अच्छा। क्रॉस्ड 18 इयर्स। दूसरा जो है वो ही इज़ ऑलरेडी इन द लाइन, उसने अप्लाई किया हुआ है बिकॉज़ ही इज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 18 अगेन। हुँ, हुँ। तो बच्चों को ऑलरेडी पासपोर्ट मिल चुका है। अब मैं रहता हूँ और जो माइनर्स हैं वो रहते हैं। ठीक तो है। जब मुझे मिलेगा तो उनको भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ वो पीआर पे चलते रहेंगे। अच्छा, दैट्स आपका हाउ एक इट इज़। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो था वो शाया हुआ था, जो मैं पढ़ रही थी लास्ट वीक। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी इस वीडियो की, अगर हमारे व्यूअर्स उसको पढ़ना चाहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें उसमें हुमायूँ साहब ने की हैं। उसमें आपने फ़िनलैंड में बिज़नेस के अलावा एस्टोनिया में एक इंटरनेशनल फूड फ्रैंचाइज़ भी शुरू की थी। तो ये 2 जी। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में काम करने के पीछे क्या लॉजिक थी? मतलब क्या हिकमत अमली है इसकी? अच्छा, नहीं इसकी कोई लॉजिक नहीं थी एज़ सच। इसका जो एक रीज़न था वो ये था कि मार्च में जब मैंने रेज़िडेंट परमिट अपना अप्लाई किया था, दिस वाज़ अगेन बैक इन 2017। तो मैंने अपना रेज़िडेंट परमिट अप्लाई कर लिया और रेज़िडेंट परमिट अप्लाई करने के बाद मैं फ़ारिग था, ठीक है। सो मेरे पास वीज़ा भी था, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम भी नहीं थी कि मैं फ़िनलैंड से बाहर चला गया तो वापस नहीं आ सकता। तो मेरे पास वीज़ा भी अवेलेबल था, तो मैं वैसे ही एस्टोनिया चला गया घूमने के लिए। प्रोबब्ली इन अप्रैल ऑफ 2017 जब मेरे ये सारे प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो गए, तो मैं फ़ारिग हुआ और मैं एस्टोनिया चला गया घूमने के लिए। सो आई स्टेड देयर फॉर कपल ऑफ डेज़। अच्छा, जो जो एस्टोनिया के अंदर जो उनका मेन कैपिटल है, जो हमारे साथ लिंक्ड है, तालिन, उसका जो ओल्ड टाउन है, वो अगेन बड़ा खूबसूरत है, ठीक है? बड़ा कॉम्पैक्ट सा है और बड़ा खूबसूरत है और मैं इत्तेफ़ाक से कुछ ऐसे टाइम पे गया, जिस टाइम पे वहाँ पे टूरिस्ट का बहुत रश लगा हुआ था। सो समहाउ आई फॉल इन लव कि यार ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है। अच्छा, वैसे आप बाय द वे जैसे-जैसे यूरोप में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हर बाद में आपको पता चलता है कि हर चीज़ एक ही जैसी है। ग्रीनरी भी एक जैसी है, बिल्डिंग्स भी एक जैसी हैं, ओल्ड टाउन भी मोर और लेस एक जैसे हैं, तो वो बात बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन समहाउ मुझे बड़ा अच्छा लगा। अ उस वक़्त मेरे दिमाग में जो जब मैं यहाँ पर आया था और जो मेरी बेसिस थी रेज़िडेंट परमिट अप्लाई करने की, वो उसमें 2 बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर थे। एक मेरी अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज़ थी, जो कि लिस्ट डाउन की गई थी और एक मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँगा, ठीक है? वो रेस्टोरेंट होगा कोई सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल चेन और ये एक लंबा प्लान है क्योंकि मैं मेरा टारगेट ये था कि मैं एक टाइम पे आके अपनी कंसल्टेंसी और ये जो कुछ भी मैं अपना करता हूँ, वो मैं खत्म कर दूँगा और वो जो रेस्टोरेंट होगा वो चलता रहेगा एंड देन आई विल सिट एट होम एंड रिलैक्स। सो दिस वाज़ द इनिशियल आइडिया। तो एक दुबई में एक इंटरनेशनल चेन थी। मैं नाम नहीं लेता बिकॉज़ प्रोबब्ली शायद वो सेंसिटिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी उनकी वजह से। मुझे किसी ने एक कॉमन फ्रेंड ने जो कि ऑलरेडी उनका फ्रेंचाइज़ी, जो सही वर्ड है उसका, वो फ्रेंचाइज़ी था, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और उनके साथ कुछ उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी कि जी यू यू कैन नॉट सेल अल्कोहल
pork is not allowed. So वो typically halal sort of chain थी. And they were very enthusiastic to get into the Europe part. उनकी दुबई, सऊदी अरब यानी कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर उनकी बहुत सारी चेन्स थी। यूके के अंदर उनकी चेन उस वक्त प्रॉब्ली कुछ 4-6 महीने हो गए थे, यूके की चेन भी उनकी, यूके के अंदर भी उनकी 1-2 आउटलेट्स खुल चुकी थी। एंड दे वर ट्राइंग टू फाइंड समबडी इन यूरोप। सो दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद देम, ठीक है। उनको मैंने बताया कि जी मैं फ़िनलैंड में हूँ और एस्टोनिया में उस वक़्त वहाँ पे मौजूद था, छुट्टी पे था और वहाँ पे ये सारी डिस्कशन शुरू हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि जी एक एस्टोनिया भी है, मैं अभी इत्तेफ़ाक से छुट्टियों के ऊपर यहाँ पर आया हुआ हूँ एंड आई फाउंड दिस प्लेस वेरी रीज़नेबल इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग और बहुत बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज़ मेरे पास 3-4 महीने का फ़िनलैंड का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है जी, हम आपको यूरोप का वो पूरा दे देते हैं, नॉट ओनली फॉर फिनलैंड बट फॉर एस्टोनिया एंड फिनलैंड और रेस्ट ऑफ यूरोप। सो यू विल बिकम द फ्रेंचाइजी और आप हमें इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर लें। अच्छा, दैट डॉक्यूमेंटेशन वाज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज़ ऑफ द रेज़िडेंट परमिट, ठीक है? जो मैंने अप्लाई किया था और मैंने उनको बताया था कि जी मेरा ये प्लान है। तो वो प्लान तो मैंने बाद में करना था, वो इत्तेफाक से थोड़ा-सा पहले ही शुरू हो गया काम। और मैंने वापस आके फ़िनलैंड के अंदर यहाँ पे 3-4 महीने के अंदर 1-2 पाकिस्तानी जो लोग थे, उनसे मेरी अच्छी सलाम-दुआ हो गई थी। हैपेंस टू बी इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। तो मैंने उनसे आके मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि जी ये इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, एंड जो एक नॉर्मल लोग गाइडेंस देते हैं यहाँ पे, उस तरह से गाइडेंस दी। सो फर्स्ट आई ट्राइड अ कपल ऑफ लोकेशंस इन फ़िनलैंड। अ, अनफॉर्च्यूनेटली उस वक़्त मुझे कुछ भी नहीं मिला। फॉर फॉर व्हाटएवर रीज़न, गुड और बैड, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं दोबारा से जून के अंदर एस्टोनिया गया इसी पर्पज़ के लिए और वहाँ पे आई गॉट अ वेरी प्राइम लोकेशन जो कि बिल्कुल ही उनके ओल्ड टाउन के सेंटर में थी और उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स थे कि वो उसका 3 वे एक्सेस था। इन जो टूरिस्ट, उनका एक कॉर्नर बना हुआ है, इन्फॉर्मेशन बॉक्स बना हुआ है फॉर टूरिस्ट, उसके बिल्कुल बैंक ऑपोज़िट था। तो मैंने उसकी वीडियो बना के उसको भेजी फ्रेंचाइज़र को और वो ही वाज़ वेरी एक्साइटेड कि यार ये तो बड़ी प्राइम लोकेशन है, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड इन एस्टोनिया। और एस्टोनिया के अंदर बाद में हमने रियलाइज़ किया कि एस्टोनिया के अंदर जो ईज़ ऑफ बिज़नेस है, टिपिकल एक वर्ड होता है बिज़नेस के अंदर, ईज़ ऑफ बिज़नेस, वो एस्टोनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड। एस्टोनिया के अंदर ईज़ ऑफ बिज़नेस भी बहुत है। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड देयर इन एस्टोनिया। और मतलब कोई उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था, बट डिवाइन इंटरवेंशन आई वुड से। मेरा फ़िनलैंड आना भी वाज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। तो मैं अक्सर पहले भी एक दफ़ा मैंने किसी इंटरव्यू में बताया था कि इट वाज़ जस्ट अ डिवाइन इंटरवेंशन, नेवर प्लान्ड इट। वेरी तो गुड। ये उसका रीज़न था एस्टोनिया का। अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच हुमायूँ साहब इस जवाब जवाब के लिए जो आपने बड़ी डिटेल में दिया। एक्चुअली सारे ही आंसर्स आपने बहुत डिटेल में दिए हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आप काफ़ी टाइम से अब क्योंकि फ़िनलैंड में रह रहे हैं, आपकी फ़ैमिली भी है। कैसा महसूस करते हैं जब आप कंपैरिज़न ऑफ़ कोर्स कर तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी बीइंग अ लाइफ़ इन स्पेंडिंग लाइफ़ इन पाकिस्तान और बीइंग अ पाकिस्तानी स्पेंडिंग लाइफ़ इन फ़िनलैंड, आपकी मतलब आपका तजुर्बा कैसा रहा है? पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ है फ़िनलैंड में रहना? पाकिस्तान से तो देखिए ऑनेस्टली तो ऑनेस्ट जवाब ये है कि इसका कोई कंपैरिज़न है नहीं। यानी ये तो एक एप्पल और बनाना का कंपैरिज़न है, टू बी ऑनेस्ट ना। आप इन 2 गलत चीज़ों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान जाते हैं, मेरी फैमिली है वहाँ पे, रिलेटिव्स हैं वहाँ पे। हम पाकिस्तान जाते हैं, उस लाइफ़ का एक अलग मज़ा है। अ, आप कराची में रहें या आई मीन लाहौर वाला लाहौर में जाएगा, इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद में जाएगा। उस लाइफ़ का अपना एक मज़ा है। आपका घर है, रिश्तेदार हैं, आना-जाना, सोशल सर्कल है आपका। अ, आपने 40-50 साल वहाँ पे गुज़ारे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके दोस्त हैं। तो उसका एक अपना मज़ा है। अ, फ़िनलैंड का अपना मज़ा है, ठीक है। दोनों का कंपैरिज़न कोई नहीं है। वहाँ पे टिपिकली पिछले कुछ सालों से जो कराची के अंदर एक हीट वेव का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे ख़्याल है 2014 या 15 में फर्स्ट टाइम वो हीट वेव आई थी कराची के अंदर। बहुत सारे लोग की डेथ हुई थी। तो वहाँ की गर्मी एक अलग एक्सट्रीम है, यहाँ की सर्दी एक अलग एक्सट्रीम है, दोनों का कोई कंपैरिज़न नहीं है। गर्मी बर्दाश्त करने के अलग तरीके हैं, सर्दी बर्दाश्त करने के अलग तरीके हैं। अ, सिक्योरिटी, सेफ्टी अगेन कोई कंपैरिज़न नहीं है बिटवीन बिटवीन फिनलैंड एंड पाकिस्तान, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन कराची। कराची की अलग प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा,
पाकिस्तान के इन जनरल अलग प्रॉब्लम्स हैं और आपका जो शहर होता है उसके अपने अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। सो बीइंग अ कराचीआइट या कराची में रहने वाले वुड अंडरस्टैंड कि उसके अपने टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रोबब्ली रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में शायद इतने नहीं होंगे। अगर कोई इस्लामाबाद में रहता है तो उसको शायद वो प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं होगा जो कराची वालों को फेस करने पड़ते हैं डे इन डे आउट, डेली बेसिस के ऊपर। अ, और देन लिस्ट गोज़ ऑन, चोरी, बिजली की अवेलेबिलिटी, गैस की अवेलेबिलिटी, तो वो एक लंबी लिस्ट है। अगर आप बिटवीन फ़िनलैंड एंड कराची या फ़िनलैंड एंड पाकिस्तान आप कंपेयर करें। सिमिलरली एजुकेशन हो गई या कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई। अ, अ, बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने बिल्कुल। बहुत सारे पाकिस्तानियों को यानी कि इस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेन किया है, जो मुझसे कभी एडवाइस लेते हैं, वो फ़ेसबुक के ऊपर वो जो एक ग्रुप हुँ। बना हुआ है, हुँ, हुँ। उसके ऊपर भी है। यहाँ पे कई दफ़ा लोगों से मुलाकात हुई। अ, और अगर आप इसकी निटी-ग्रिटी में चलें, यानी कि अगर आप इसको जिसको बिज़नेस टर्म्स के अंदर कहते हैं या फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर कहते हैं कि अगर आप इसकी रूपी वैल्यू या डॉलर वैल्यू के ऊपर चले जाएँ, ठीक है? लोग बड़ा कंप्लेन करते हैं कि जी टैक्सेस रेट बड़े हाई हैं फ़िनलैंड के अंदर। बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। पार्किंग के ऊपर गलत पार्क कर दिया तो जी 60 यूरो का हुँ। चालान लग जाता है। हुँ, हुँ। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, टैक्स हुँ। बहुत हाई है। पार्किंग टिकट 60 यूरो आई में ब बड़ा वैल्यू है 60 यूरोज़ की। हुँ। बट अगर आप इसको डीपली थोड़ा-सा एनालाइज़ करें कि अगर ये 60 यूरो का चालान ना लगा हुआ हो, हुँ। तो हेलसिंकी के अंदर गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हुँ। हेलसिंकी के अंदर बिल्कुल वही हाल होगा, जो कि टिपिकली अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, तो पाकिस्तान में जिस तरह से कराची की अगर मैं बात कर लूँ, तो सदर में या तारिक रोड पे जिस तरह से गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, ठीक है? यहाँ पे भी उसी तरह से नज़र आएगा आपको। लाहौर की मिसाल ले लें, इस्लामाबाद की मिसाल ले लें। लाहौर और इस्लामाबाद में रिलेटिवली थोड़ा-सा बेहतर है हुँ। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम एज़ कम्पेयर टू कराची अनफॉर्च्यूनेटली। जी, जी। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप इसको डीपली एनालाइज़ करें तो हुँ। अगर ये 60 यूरो का टिकट ना हो, हुँ। तो हशर यहाँ पे भी वही होना है, ठीक है? बिल्कुल। हमने नहीं छोड़ना इधर, ठीक है? इसी तरह से अगर आप टैक्स की बात कर लें, हुँ। तो ऑन वन हैंड आप यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, जो कि बड़ा हेवी है। हुँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी स्कूलिंग बिल्कुल फ्री है, ठीक है? सो अगर मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि टिपिकली अगर एक फैमिली है विद 3 किड्स, हुँ। ठीक है? हुँ। और वो पाकिस्तान के अंदर कराची हो या लाहौर हो, किसी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। हुँ। रीज़नेबल नोन स्कूल अगर उसकी चेन है, उसके हुँ। अंदर पढ़ रहे हैं। वो अपने महीने का खर्चा अगर निकाल लें, स्कूलिंग का, कॉस्ट ऑफ वो और फिर वहाँ पे ट्यूशन्स भी पढ़ाने पड़ रहे हैं, आपको गाड़ी भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए पिक एंड ड्रॉप के लिए। सो अगर आप वो सारा खर्चा निकालें और जो वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं ऑन इनकम, ठीक है? हुँ। और उसको कंपेयर कर लें यहाँ से, यू विल बी बेटर ऑफ, हुँ। ठीक है? हाँ, अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं फ़िनलैंड के स्टैंडर्ड और फिर पाकिस्तान के अंदर उस इकोनॉमी से जो कि ग्रे इकोनॉमी कहलाती है पाकिस्तान के अंदर, जो कि कैश पे चल रही है। जिधर हुँ। आपने पैसे कमा रहे हैं 10 लाख लेकिन डिक्लेयर कर रहे हैं 1 लाख, ठीक हुँ। है? अगर आप उस कैटेगरी में तो फिर देन फिनलैंड इज़ नॉट नॉट सूटेबल फॉर यू, देन पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। पाकिस्तान इज़ इन हेवन फॉर दोज़ पीपल जो कि अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं। बट अगर आप दोनों को एपल टू एपल कंपेयर करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, वो पैसा मैं उधर वेस्ट कर रहा हूँ, ये पैसा मैं इधर वेस्ट कर रहा हूँ, बराबर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अदर देन दैट अगर आप वो वाली कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो फिर आपके लिए फिनलैंड इज़ नॉट सूटेबल। बिल्कुल। अच्छा, आप फाउंडर हैं वन स्टॉप ग्रुप के ऑफ कोर्स, जो कि एक जी, आईटी और ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी है, जो भी आप कह लें, वो एक कंपनी जी, है। आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे चैलेंजेस आए होंगे जब आपने इसकी बुनियाद रखी होगी, जब आपने इसको बिल्ड करना शुरू किया होगा। आप क्या जी, मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो न्यू कमर्स हैं? जैसा कि अब आप जानते भी हैं कि अब बहुत सारे हालात, कानून, बहुत सारे लॉज़, पॉसिबिलिटीज़ चेंज हो गई हैं और नए आने वाले लोगों के लिए डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, वेरी स्लो जॉब मार्केट और ये सब। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या पैगाम देते हैं न्यू कमर्स को जो नए आए हैं, जो नए आने वाले हैं? आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए? देखिए बिटवीन 2017 टू 2025 बहुत सारी चीज़ेज़ आई हैं फॉर द बेटरमेंट भी और फॉर द वर्स भी। जब मैं 2017 में आया था तो मेरा जो पर्सनल अकाउंट था, पहली दफ़ा पर्सनल अकाउंट जो है वो तो विदिन प्रोबब्ली 5-7 डेज़ खुल गया था एंड द मोस्ट नोन इज़ एज़ पंकी, बड़े आसानी से खुल गया था। कंपनी का अकाउंट खुलवाने के लिए मुझे बड़ी स्ट्रगल और बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ी। आप किसी भी बैंक में जाके कंपनी का अकाउंट खुलवाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है?
और अगर आपने कारोबार करना है, कंपनी चलानी है, बिज़नेस करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास बैंक अकाउंट होना भी चाहिए, ठीक है? अ, सो ये मेरी इनिशियल स्ट्रगल्स में से दिस वाज़ वन ऑफ द स्ट्रगल कि जी कंपनी अकाउंट ही नहीं खुल पाता। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो रेज़िडेंट परमिट मिलने के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई, तो वो बड़ी आसानी से खुल गया। बट इनिशियली इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। अ, उस ज़माने में जिस तरह से अगर जो अभी जो रिसेंटली जो लोग आए हुए होंगे, उनको अंदाज़ा होगा कि ये हेलसिंकी के अंदर इंटरनेशनल हाउस ऑफ हेलसिंकी के नाम से वो जो नई बिल्डिंग बनाई है और नया उन्होंने पूरा फ्लोर बनाया है, जहाँ पे बेताशा काउंटर्स हैं और आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हो। हूएवर कम्स टू फिनलैंड स्पेशली अगर वो यहाँ पे साउथ में है, तो उसको उधर ही जाना पड़ता है सबसे पहले। बैक इन 2017 ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अ, मेस्ताती का जो डिपार्टमेंट था वो अलग लोकेशन पे था, कोई चीज़ अलग लोकेशन पे थी, कोई चीज़ रजिस्टर करवानी है तो उधर जाओ, कोई चीज़ रजिस्टर करवानी है तो उधर जाओ। तो उस ज़माने में बड़ा हैपहैज़र्ड था और ऑल्दो ऑर्गेनाइज़ अपनी जगह पे था लेकिन इतनी कन्वीनियंस नहीं थी। तो एक तो ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें थोड़ी-सी कुछ चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ गई हैं और कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी मुश्किल हो गई हैं, ठीक है? अ, एक और एग्ज़ाम्पल है कि जी पाकिस्तान से जो लोग आते हैं अगर वो जाके बैंक अकाउंट खुलवाने की कोशिश करते हैं। सो जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि जी मैंने पैसे बचाने हैं, वो जाते हैं वो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। अभी बैंक अकाउंट खुलवाना एक मुश्किल बना हुआ है विद अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तानी पासपोर्ट को जो है वो हम वो करेंगे वेरीफ़ाई करेंगे, ठीक है? लेकिन बैक इन अगर आप उसका आईडी बनवा लें अपनी, पुलिस आईडी, ये बड़ी सिंपल सी टिप मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। आप यहाँ पर आएँ और आते-साथ ही जाके पुलिस आईडी बनवा लें अपनी और पुलिस आईडी बनवाने के बाद आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाएँ, एस पांकी में आपका बैंक अकाउंट देन एंड देयर खुल जाएगा, ठीक है। हुँ, अब पुलिस आईडी बगैर बनवाए जाएँगे विद पासपोर्ट एंड रेज़िडेंट परमिट लेके वो कहेंगे जी 4 हफ्ते के बाद आपको जवाब आएगा, ठीक है। और हुँ, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव भी आता है कि जी हम आपका बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। नाउ दिस कॉस्ट यू लेट्स से अगर आप नॉर्मल अपना आईडी बनवाने के लिए जाते हैं तो 50-60 यूरोज़ मेरे ख़्याल में उसकी फ़ीस है, ठीक है। तो वो जो 50-60 यूरो है वो अगर आप बचाते हैं तो आपको और 10 मुश्किलें होती हैं। वो 50 यूरो का आप आईडी कार्ड बनवा लें अपना और आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। ये वो टिपिकल चीज़ें हैं जो कि मैंने देखा जनरली एक जनरल ओपिनियन है, इस पे हो सकता है कोई डिसएग्री भी करे कि ये इन्फॉर्मेशन या ये जो चीज़ें हैं, ये इस तरह से कहीं पे रिटन अवेलेबल नहीं है, ठीक है? और कोई ऐसा गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं है। हैफ़-ज़ेड वे में चल रहा है। हमारे पाकिस्तानी भी वो मुख्तलिफ जगहों पे ये सवाल पूछते रहते हैं। फिर हर बंदा कोई अपना-अपना एक्सपीरियंस बताता रहता है। आपको अच्छा लगता है फ़ॉलो करें, नहीं लगता ना करें, बट कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो कोई गाइडेंस या कोई काउंसलिंग सेशन जो है वो हमारी कम्युनिटी के अंदर एज़ सच अवेलेबल नहीं है। जो लोग पहले से आए हुए हैं अ, उनकी आप स्ट्रगल को देखते हुए या उनके जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए अगर आपने कोई बेनिफिट लेना है तो वो उस तरह से अवेलेबल और कि अगर किसी को आप मशवरा दे दें, तो वो उल्टा आप ही फँस जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी आपने तो ये कहा था लेकिन उसने तो वो बताया था। तो फिर आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ या वो सही कह रहे हैं। तो इस वज़ह से हम मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं वो हम खामोश रहते हैं। हम कहते हैं यार आपकी मर्ज़ी है जो दिल चाहे करना कर लें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मशवरा दें और फिर उसके बाद उसको जस्टिफाई भी करें कि हम सही कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। सो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा आपने मेरे ख़्याल में पूछा था कि जी एडवाइस क्या है? जो करंट सिचुएशन है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी अपनी एडवाइस देना चाहूँगा और वो ये है कि पाकिस्तान से मैंने अक्सर लोगों को देखा है इन इन फ़ेसबुक के ग्रुप्स के ऊपर कि वो वहाँ से निकलने से पहले ये प्लान करते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से बेनिफिट्स अप्लाई करने हैं। क्या उन बेनिफिट से हमारी ज़िंदगी गुज़र सकती है या नहीं गुज़र सकती है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप इस मेंटालिटी के साथ पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि ना आएँ, ठीक हुँ, है? बिकॉज़ बेनिफिट्स के ऊपर आप सर्वाइव नहीं कर सकते और बिल्कुल। द वे थिंग्स आर गोइंग हुँ, प्रोबब्ली आगे आने वाला वक़्त और भी बड़ा चैलेंजिंग होगा। सो हुँ, दिस इज़ वन पार्ट। द अदर पार्ट इज़ के एक तो वो लोग हैं अच्छा, आप इसको थोड़ा-सा लैंडस्केप देख लें कि फ़िनलैंड आ कौन-कौन रहा है। एक फ़िनलैंड वो आ रहा है जो कि स्टूडेंट है, चाहे अकेला, चाहे अपनी फैमिली के साथ। सो एक वो कैटेगरी है जो स्टूडेंट कैटेगरी है। एक वो फ़िनलैंड आ रहा है जिसके पास यहाँ पे किसी कंपनी के अंदर जॉब है, हुँ, ठीक है? सो अगेन विद फैमिली और विदाउट फैमिली एक वो है जो जॉब लेकर आ रहा है, ठीक है? और एक फिर वो तीसरी कैटेगरी है जो कि बिज़नेस के लिए आ रहा है।
अब वो चाहे रेस्टोरेंट खोले, चाहे आईटी की कंपनी खोले, चाहे कोई सा भी बिज़नेस करता हो, वो उसका अपना प्रोगेटिव है या अपनी उसकी एक्सपर्टीज़ है। तो ये ब्रॉडली स्पीकिंग ये 3 किस्म के लोग आते हैं, ठीक है? जिसने जॉब करनी है, जिसको किसी भी आईटी कंपनी में या किसी भी फिनिश कंपनी के अंदर जॉब ऑफर हुई हुई है, उसको एब्सोल्यूटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग यहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि एआई कंपनीज़ के अंदर जॉब कर रहे हैं, नोकिया में जॉब कर रहे हैं, एबीबी में जॉब कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज़ के अंदर जॉब कर रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ के अंदर, वो एक फिनिश कंपनी के अंदर एम्प्लॉयी हैं, उनको उनकी तनख्वाह मिल रही है, सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, टैक्स पेड है, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़र रही है। स्ट्रगल सिर्फ़ इन 2 कैटेगरीज़ को है, जो बिज़नेस वाले हैं, बिकॉज़ उनको फिनिश मार्केट को समझना है, उनको उनको बड़े चैलेंजेज़ हैं और एक वो स्टूडेंट कैटेगरी है, ठीक है? स्टूडेंट कैटेगरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो ये सोचकर आते हैं कि जी ये बैंक स्टेटमेंट तो दिखा दी है, ठीक है, इससे रेज़िडेंट परमिट तो मिल गया। अब हम यहाँ से पहुँचेंगे फ़िनलैंड, फ़िनलैंड पहुँच के हम जॉब करेंगे जो भी ऑड जॉब्स हैं वो करेंगे और उससे ही हम अपना पूरा का पूरा सिस्टम चलाना शुरू कर देंगे जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी शामिल है, जिसमें जो उनका डे टू डे एक्सपेंस है वो भी शामिल है, टू एन एक्सटेंट कि अपनी पूरी फैमिली का सपोर्ट भी शामिल है, ठीक है। ये वाली जो कैटेगरी है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है बिकॉज़ इनको या तो गाइडेंस गलत मिली है या इनका प्लान गलत था। ये अब नहीं हो सकता। पहले किसी ज़माने में ज़रूर होता था, बैक इन प्रोबब्ली 2020 तक शायद पॉसिबल था। अब ये पॉसिबल नहीं रहा विद द काइंड ऑफ लॉज़ जो कि अब इनेक्ट हो चुके हैं। जो सैचुरेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो लोग पहले 4-4 5-5 हज़ार यूरो कमाते थे बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस डिलिवरीज़ एंड एवरीथिंग, वो अब उनके लिए 3,000 यूरो कमाना मुश्किल हुआ हुआ है, ठीक है। हुँ, सो विद दिस काइंड ऑफ मनी फ़िनलैंड के अंदर रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, हुँ, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है। सो आपको फिर या तो अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इतना ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा कि आप उस लिमिटेड अमाउंट के अंदर सर्वाइव कर सकें। या फिर आप फिर फ्रस्ट्रेट होंगे, डिप्रेस होंगे और वो फ़ेसबुक के ग्रुप्स के अंदर, पोस्ट के अंदर इस तरह की चीज़ें हम सबको ही पता चलती रहती हैं। तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। और हुँ, पहले तो ये भी होता था कि आज से कुछ दु मैंने मुझे याद है 1 डेढ़ साल पहले तक लोग यहाँ पर आए हैं स्टूडेंट कार्ड के ऊपर और उन्होंने 2-2 3-3 महीने तक क्लासेस ही नहीं ली, कि जी हुँ, आजकल काम बड़ा अच्छा चल रहा है तो छोड़ दी उन्होंने क्लासेस। मैं आपको 100% तो नहीं, बट मैं हुँ, आपको काफ़ी सर्टेनिटी के साथ ये चीज़ बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो अटेंडेंस सिस्टम है आपका, ठीक हुँ, है? हुँ, ये भी इज़ गोइंग टू लिंक, ठीक है? हुँ, कि जो जो स्टूडेंट है बिकॉज़ एज़ पर लॉ 40 आवर्स अवेलेबल हैं आपके पास काम करने के लिए, हुँ, बीइंग एन स्टूडेंट, ठीक है? यहाँ पे लोग पूरा-पूरा दिन, पूरी-पूरी रात काम करते हैं, ठीक है? ऐसा अ, ही है। और यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं जा रहे, ठीक है? सो हुँ, उनके लिए आने वाला वक़्त इज़ वेरी टफ हुँ, बिकॉज़ ये जो आपका अटेंडेंस सिस्टम है दैट इज़ आल्सो गोइंग टू लिंक विद दिस टैक्सेस एंड मिगरी रजिस्टर एंड इनकम रजिस्टर ये हुँ, सारा का सारा लिंक होने वाला है, ठीक है? सो हुँ, जितना आपके पास अलाउ है, आप उतना ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा काम करेंगे, यू विल बी पेनलाइज्ड, ठीक है? हुँ, एंड देन आप अपना फ्यूचर खराब करने के लिए फिर फिर आप कहेंगे कि ये मेरे साथ ज़्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बट कानून है तो है। हुँ, फ़िनलैंड के अंदर ज़िंदगी गुज़ारने का आसान, यूज़फुल, आज़मूदा तरीका है। कानून है, कानून पे चलते रहें। हुँ, यू विल नॉट रिग्रेट इट, ठीक है? आप कानून के अंदर अगर-मगर, इफ बट, लूप होल्स ढूँढते रहेंगे, प्रोबब्ली फॉर अ शॉर्ट पीरियड हो हुँ, सकता है आप सक्सेसफुल हो जाएँ। और हुँ, अब कहें कि देखो जी मैंने एक नया लूप होल निकाल लिया है और मैं इतना जीनियस हूँ कि मैंने सबको बेवकूफ़ बना दिया है। फॉर अ स्मॉल पीरियड, शॉर्ट पीरियड हो सकता है आप सक्सेसफुल हों, बट लॉन्ग रन के अंदर कहीं न कहीं आके आपने फँसना ही फँसना है। ये तो प्रूवन है, अभी रिसेंटली भी एक केस हुआ था, 2019 का उन्होंने केस खोला है टैक्स डिपार्टमेंट में हुँ, फॉर फॉरेन इनकम कुछ फॉरेनर्स हैं उनके ऊपर खोला है उन्होंने और 2019 का खोला है और जितना कमाया था सब का सब गया, पेनलाइज़ भी हुए, बदनामी भी हुई, सब कुछ हुआ। सो हुँ। इवेंचुअली यू विल स्टक फॉर श्योर। इतनी इंसाइटफुल हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, हमारे साहब के कुछ टाइम का पता नहीं लगा। 47 जी, टू 48 मिनट्स हम लोग ले चुके हैं। चलिए आज के पॉडकास्ट का हम आखिरी सवाल मैं आपसे करती हूँ जी कि पूछिए। आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? भले वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी
बिज़नेस जो है आइडियाज़ या बिज़नेस लाइफ़ जो है उससे रिलेटेड हो? कहाँ पे अब अपने आप को देखते हैं चंद सालों में मज़ीद? कहाँ देखता हूँ अब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज़ सच मेरे कोई लॉन्ग टर्म एम्बिशंस तो कुछ भी नहीं है। मेरी कंपनी है, फैमिली है, बड़ी सुकून वाली लाइफ़ चल रही है यहाँ पे। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आजकल और वो भी इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा टाइम उसी में लग जाता है। अ, बहुत ज़्यादा मैंने कोई अपने लिए प्लान नहीं किया हुआ, प्रॉब्ली एक एक ड्रीम है और वो ये है कि ये वाला जो फ़ेज़ है ये ख़त्म होता है जैसे ही बच्चे स्टेबल हो जाते हैं, अपनी-अपनी यूनिवर्सिटीज़ और अपनी जगहों पे चले जाते हैं और अगर लैंग्वेज सपोर्ट मुझे हुई, मैंने लैंग्वेज कर ली पूरी और सो मेबी मैं शायद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाऊँ। बट दिस इज़ आफ्टर रिटायरमेंट। वैसे तो फ़िनलैंड में रिटायरमेंट की कोई लिमिट ही नहीं है। आप देखें लोगों को 70-70 साल की उम्र में भी काम कर रहे होते हैं। बट मेबी एट सम पॉइंट इन टाइम आई वुड लाइक टू गेट मायसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन दिस वन। 2 अगर कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम शुरू हो गया जिधर आप प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, मेंटोरिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। सो वो आई मीन फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको आप कहते हैं प्रो बोनो सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। सो वो भी मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं कभी शुरू करूँगा। बट उसके लिए कोई स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। वो अनस्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जाके ना फिर वही होता है जो हो रहा है आजकल। तो वो प्रो बोनो एक मेरी और मैं करता भी हूँ वैसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मैं प्रो बोनो भी करता हूँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा और 2 कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे लोग मुझसे काफ़ी प्रो बोनो सर्विसेज़ लेते हैं और मैं जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं उनको दे देता हूँ बिकॉज़ प्रो बोनो के अंदर फ़ायदा ये होता है कि यू आर नॉट फिक्स्ड आप लिंक्ड हैं। आपके पास टाइम है आप दे दें, नहीं है तो आप सॉरी करके बात खत्म कर दें। तो मैं 2 और कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ। सो अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर भी कभी ऐसी सिचुएशन आई तो आई विल डेफिनिटली डू इट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना इतना कीमती वक़्त निकाला। आई नो कि बहुत शुक्रिया। रनिंग अ बिज़नेस और बाय डूइंग ऑल दिस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इसमें इतना वक़्त निकालना, इतनी सारी नॉलेजेबल डिस्कशन करना और फिर अपनी जो आपने प्रैक्टिकली लाइफ़ में खुद के साथ देखा, एक्सपीरियंस किया, वो सब दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, इसके लिए टाइम निकालना ये आसान नहीं होता। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी आपको सुना है आप उनके लिए एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी की तरह काम करेंगे और जो कुछ भी लोग सीखना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में आगे कुछ करना चाह रहे हैं आई एम श्योर के हुमायूं साहब जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बन सकते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच हुमायूं साहब प्लेज़र वंस मीटिंग यू अगेन। जी। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच। प्लेज़र। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाजरीन, आज की मुलाकात हुमायूं शाह के साथ यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन मैसेज अभी बाकी है। आज हमने जो स्टोरी सुनी वो सिर्फ एक फर्द की नहीं थी, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि अगर मेहनत हो, लगन हो, तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम अपने गेस्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना वक्त निकाला और अपनी कामयाबी की झलक हमारे साथ शेयर की। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी कि हम ऐसे मज़ीद कैरेक्टर्स और पर्सनैलिटीज़ को सामने लेकर आएँ जो ना सिर्फ कामयाब हैं बल्कि दूसरों को भी एनकरेजमेंट और रहनुमाई फ़राहम कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसकी कहानी सुनाई जानी चाहिए तो हमसे रब्ता कीजिए। हम सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जो एक दूसरे को उभारे, सराहे और आगे बढ़ाए। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली एपिसोड आप तक पहुंचती रहे। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें। इरम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।